बेटा क्लबिंग तक बात हो गई थी, आज प्योरली अब किससे बात करनी है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। सुनो इधर, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में अभी कल या परसों के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मंडे को एक ओरल टेस्ट लूंगा मैं तुम लोगों का, फिर रिटर्न लूंगा, ठीक है? पूरे याद हो जाना चाहिए तुम्हें बराबर, कौन से शेड्यूल में क्या बताया है, कितनी लिमिट है, साथ के साथ ही मैंने आप लोगों को सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस पढ़ाई, जिसमें करंट अकाउंट का मतलब, कैपिटल अकाउंट का मतलब, पीआरआई का मतलब, पीआरओआई का मतलब और ऑथोराइज पर्सन का मतलब। ये मेन डेफिनेशन है, 4-5 पिलर है जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस से शुरू कर दिया अपन ने सेक्शन। पहले अपन ने पढ़ा सेक्शन 3-4 के अंदर हम लोगों ने 3 में पढ़ा कि कौन फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है, 4 में पढ़ा कौन फॉरेन एक्सचेंज होल्ड कर सकता है, 5 में पढ़े करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और अब 6 में पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हम लोग पिछले 3 दिनों से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में बेसिक बताया आपको कि होते क्या है, जो सामने वाले की एसेट लायबिलिटी यहाँ पर और हमारी एसेट लायबिलिटी वहाँ पर ऑल्टर नहीं हो रही है, तो फिर वो ट्रांजेक्शन क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। जैसे कि अगर मैं वहाँ से कोई माल मंगाऊँ, माल भेजूँ, पैसे मंगाऊँ, पैसे भेजूँ, घूमने जाऊँ, गिफ्ट दूँ, डोनेशन दूँ, ट्रैवलिंग के लिए जाऊँ या फिर मेडिकल के लिए जाऊँ, एजुकेशन के लिए जाऊँ, सेम उसी तरीके से वो यहाँ आए, इन सब चीज़ों में अगर हमारी एसेट लायबिलिटी ऑल्टर नहीं हो रही है तो फिर वो क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। 5-6 एग्जाम्पल भी पढ़े कि क्या करंट अकाउंट होते हैं क्या नहीं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि यूजुअली सारे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अलाउड है, जो एक्ट में गिवन है उनको छोड़ के, मतलब जहां मना किया हुआ है नहीं अलाउड है उनको छोड़ के सब अलाउड है। अब अलाउड है लेकिन लिमिट्स के साथ, कि यहाँ इतनी लिमिट है, यहाँ इतनी लिमिट है, एकदम क्या बोलते हैं उसको, ब्लैंकेट परमिशन नहीं दी गई है। क्या नहीं दी गई है? और ब्लैंकेट प्रोहिबिशंस भी नहीं दिए गए हैं। ब्लैंकेट परमिशन होती है कि भैया जो करना है करो, खुलेआम छूट दे दी, और ब्लैंकेट प्रोहिबिशन कर ही नहीं सकते, तुम कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं है, ठीक है? रूल बनाए और सारे रूल बिल्कुल सही तरीके से सोच समझ के बनाए गए हैं। जहां इनको लगा कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए वहां लगाइए, जहां इनको लगा कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, करने देना चाहिए तो करने दिया। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़े शेड्यूल 1 में वो ट्रांजेक्शन जो प्रोहिबिटेड, इसमें हमने आरसीबी दिल पढ़ा, ठीक है? लॉटरी की बात करी, रेमिटेंस, गेमिंग की बात करी, ठीक है? डिविडेंड पॉलिसी में जहां एप्लीकेबल होती है वहां डिविडेंड, कमीशन ऑन प्रॉफिट, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट की बात करी, कॉल बैक सर्विसेज, ये सब चीजें तुम्हें अच्छी तरीके से याद है। शेड्यूल 1। शेड्यूल 2 में मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे वो प्रोमिशन से, यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन से जो किसी की अप्रूवल से अलाउड है। किसकी? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने अपनी अप्रूवल की पावर अलग अलग मिनिस्ट्रीज को दे रखी है। कल्चरल टूर के लिए जाना है तो इस मिनिस्ट्री से अप्रूवल लो, एचआरडी मिनिस्ट्री से। अगर एडवर्टीजमेंट देना है प्रिंट मीडिया में तो 10,000 से ऊपर है, टूरिज्म के लिए नहीं है, कोई और पर्पस के लिए है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद फिर अगर वेसल्स वगैरह का है तो सरफेस डिपार्टमेंट, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में मर्ज हो चुका है, ठीक है? और क्या बेटा, कोई स्पोर्ट्स लीग करवानी हो बाहर, स्पोर्ट्स तो बड़ी जल्दी आ जाएगा तेरे को, ठीक है? कोई भी स्पोर्ट्स लीग करवानी हो बाहर, ठीक है? 1 लाख से ज्यादा था ना शायद, या 10,000 से ज्यादा था? 1 लाख से ज्यादा ही लगेगी कोई भी स्पोर्ट्स लीग बाहर इतनी सस्ते में। तो अगर आपको कोई स्पोर्ट्स लीग इंडिया के बाहर करानी है 1 लाख से ज्यादा, तो किसकी लेनी पड़ेगी? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। यूथ अफेयर्स था ना, है ना? या स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर, ठीक है? इसमें बताया था मैंने तुम्हें कि अभी शायद अनुराग ठाकुर है, ठीक है? चलो, इन सब मिनिस्ट्रियों से अप्रूवल लेना पड़ेगा हमें शेड्यूल 2 में। अब था सबसे मेन शेड्यूल 3 को 2 हिस्सों में बांटा, फॉर इंडिविजुअल्स, अदर देन इंडिविजुअल। इसमें अदर देन इंडिविजुअल सबसे खतरनाक था, यहां आपका रोल ज्यादा हो जाएगा क्योंकि सब जगह अलग अलग लिमिट्स है, आपको याद रखना पड़ेगा। इंडिविजुअल्स के लिए मैंने आपको बताया कि गिफ्ट विफ्ट, डोनेशन वोनेशन, टूरिज्म के लिए बाहर जाते हो, इमिग्रेशन वगैरह के लिए, पढ़ने वढ़ने के लिए तो अलाउड है, लेकिन $2.5 लाख तक ही अलाउड है, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। इससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसमें मैंने आपको बताया अगर आप आरएफसी अकाउंट खुलवा लेते हो, ईपीएफ अकाउंट खुला लेते हो तो आपको बार बार अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, सीधे सीधे आप लोग उसमें से विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? लेकिन याद रखना उसमें विड्रॉवल 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो अप्रूवल उधर भी लगेगा, लेकिन वो अप्रूवल आपको जब अकाउंट खुलाते हो तभी मिल जाता है। वो अकाउंट खुलाते हो तब उस समय बता दी, हाँ वो अप्रूवल है कि भाई इतना इतना ट्रांजेक्शन की मेरे को लिमिट दे दो, मेरा आरएफसी अकाउंट खोल दो, तो उतने उतने ट्रांजेक्शन आप इजीली कर सकते हो, बार बार अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2.5 लाख तक तो वैसे भी नहीं थी, अब वो 2.5 लाख से ऊपर भी वहां पर नहीं लगेगी अगर वो अकाउंट मिल गया, लेकिन वो अकाउंट मैंने कल बताया इतनी आसानी से खुलता नहीं है। देखते हैं ये लोग कि कितना इंपोर्ट करते हो, कितना एक्सपोर्ट करते हो, कितना डॉलर रिक्वायर्ड होता है, फिर जाके आपका ये अकाउंट खुलता है और आपको इजीली डॉलर मिल जाते हैं ट्रांजैक्शंस करने के लिए। ये भी हो गया था।
फिर मैंने आपको शेड्यूल 3 में सेकेंड पार्ट बताया, जहां पर इंडिविजुअल के अलावा अगर आप कौन हो, HUF हो, फर्म हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, तो आपको भी डॉलर की जरूरत पड़ सकती है। तो आपके लिए लिमिट क्या है, अलग अलग है। अगर आपको डोनेशन देना है तो अलग है, अगर आपको बाहर कोई लाइन से चलेंगे, 3-4 चीजें थी। डोनेशन अगर आपको एजुकेशन वगैरह के लिए देना है तो लिमिट कितनी थी, 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग और 50 लाख विच एवर इज लोअर, यहां लोअर था और उसके बाद सब जगह पे हायर था। ठीक है, कितनी थी फिर सेकंड नंबर पे क्या था, कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लेते हो तो 1 करोड़ और अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर 10 लाख, इतना आप कंसल्टेंसी के लिए खर्च कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जाएगा तो फिर आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये सब अप्रूवल वाले ही है, शेड्यूल 3 में कर सकते हो लेकिन अप्रूवल के साथ। फिर कंसल्टेंसी के बाद एजेंट को कमीशन, रेसिडेंशियल फ्लैट का, ठीक है, वो 25,000 और 5%, 5 ही था या 10 था, 5% और 25,000, यहां विच एवर इज हायर। चौथे नंबर पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, नहीं कोई इन्वेस्टमेंट का कमीशन देना, ये भी कमीशन ही था कि अगर कोई बंदे को आप इंडिया में प्रमोट करते हो इन्वेस्ट करने के लिए और वो यहाँ इन्वेस्ट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आप उसे कमीशन देते हो वो कितना था, 10 था, ये भी 5 था और 1 लाख विच एवर इज हायर। 5% किसका, जितना इन्वेस्टमेंट वो फॉरेन से इंडिया में लेकर आया है उसका 5%, क्योंकि थीम क्या है कि आप वहां से यहां पैसा लेके आओ, उसमें से आप कमीशन दो तो हम अलाउ करेंगे। बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उसके ऊपर एक कमीशन आप दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉवल अलाउ करेंगे। अब आज बात करनी है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की। पहले थीम समझा देता हूं, मेरी तरफ देखो, सेक्शन 6 से लास्ट सेक्शन है, इसमें 4 सबसेक्शन आएंगे। 1 सबसेक्शन 1 जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वापस से समझाएगा क्या होता है क्या नहीं। सबसेक्शन 2 वो वाले ट्रांजैक्शन जो आरबीआई के हाथ में है कि ये करना है तो आरबीआई से पूछना पड़ेगा। सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2A वो वाले ट्रांजैक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, मतलब ये करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। 3 एक इंक्लूसिव लिस्ट थी कि ये सारे ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो बिना किसी से पूछे, लेकिन वो हट गई 2019 में, तो सबसेक्शन 3 अब हमारे काम का, 2019 में वो लिस्ट हट गई। 4 उसके बाद क्या आता है, 4, ठीक है, 4 के अंदर वो तुम्हें बताएगा कि भैया प्रोसीजर क्या है, ये सब सेक्शंस के अंदर है, सेक्शन 6। फिर इसमें भी 3 शेड्यूल आएंगे। शेड्यूल 1 बात करेगा उन ट्रांजैक्शंस की जो पीआरआई कर सकता है। शेड्यूल 2 बात करेगा उन ट्रांजैक्शन की जो पीआरओआई कर सकता है, ठीक है, पीआरओआई कर सकता है। अब वहां पे क्या था कि हमने बोल दिया ये ट्रांजैक्शन को छोड़ के जितने भी बच गए वो आप कर सकते हो, यहां ये इनको छोड़ के जितने भी बच गए वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे करना अलाउड, कैपिटल ट्रांजैक्शंस इतनी इजीली अलाउड नहीं है। तो हमने बोला ये आप कर सकते हो, इसके अलावा जो बच गए वो आप नहीं कर सकते। वहां पे ये पढ़ाया था कि ये आप कर सकते हो अप्रूवल के साथ, या नहीं कर सकते, या लिमिट है। अब जो बच गए उसके लिए फ्रीली अलाउड है, यहां कोई से भी ट्रांजैक्शन फ्रीली अलाउड नहीं, बस जो शेड्यूल 1 और 2 में दे रखे उनके अलाउ। 1 में जो दे रखे वो फ्रीली अलाउ है, 2 में जो दे रखे, 1 में जो दे रखे वो पीआरआई के लिए है, 2 में जो दे रखे वो पीआरओआई के लिए, बस वही अलाउड है और ये समाप्त हो जाएगा। क्लियर है, ये पूरी थीम रहेगी। चलो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये पूरा काट देना, यहां से शुरू हो रहा है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। देखो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस विच ऑल्टर द एसेट लायबिलिटी, और लायबिलिटी में कंटीजेंट लायबिलिटी भी आएगी, एसेट लायबिलिटी और कंटीजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर किसकी, पीआरआई की, और एसेट और लायबिलिटी इंडिया में किसकी, पीआरओआई। इस डेफिनेशन से तुम लोग, आप कैपिटल अकाउंट अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज पे गौर करना कि जब मेरी एसेट और लायबिलिटी की बात हो रही है तो उसमें कंटीजेंट लायबिलिटी भी शामिल है, जब उसकी एसेट और लायबिलिटी की बात हो रही है तो उसमें कंटीजेंट लायबिलिटी शामिल नहीं है। ये बराबर पढ़ना तुम, क्या बोला है, अ ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर एसेट और लायबिलिटी इंक्लूडिंग कंटीजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ पीआरआई एंड एसेट और लायबिलिटी इन इंडिया ऑफ पीआरओआई। तो उसकी इंडिया में एसेट और लायबिलिटी, मेरी इंडिया के बाहर एसेट, लायबिलिटी और कंटीजेंट लायबिलिटी, तीनों का वर्ड है, ये बात याद रखोगे आप, ठीक है। फिर लैंग्वेज में देकर फिर ये चार्ट भी बहुत बढ़िया बना दिया
एसेट और लाइबिलिटी कहां पर? इंडिया में। किसकी? पीआर, सॉरी ये वाला एसेट लाइबिलिटी, और इसमें क्या भी आएगा? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। एसेट लाइबिलिटी कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। कहां पर? आउटसाइड इंडिया। किसकी? पीआरआई की। और पीआरओआई की ये कैसे बनाया है इसने? बाउल ने हरा टेढ़ा क्या कर रहा है ये? एरो भी इधर उधर चल रहे हैं। इससे अच्छी तो मेरे को ये लैंग्वेज लगी, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर द एसेट और लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया। कहां? आउटसाइड इंडिया। किसकी? पीआरआई। ये चार्ट अपन लोगों ने पहले बनाया था, वैसे फिर बना देता हूं। अगर आप पीआरआई हो, क्या हो आप? पीआरआई हो, तो आपकी आउटसाइड इंडिया में एसेट, लायबिलिटी और कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑल्टर हो रही है। और आप पीआरओआई हो तो आपकी इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया नहीं, क्या हो जाएगा? क्या क्या ऑल्टर हो रही है? एसेट और लायबिलिटी। ये ऐसे बन जाएगा सिंपली, ठीक है। तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इसको और इसको ऑल्टर कर रहा है, एनी ट्रांजैक्शन जो इसको और इसको ऑल्टर कर रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा? कैट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। और अदर देन क्रेट, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। बढ़ो आगे। तो ये तो हमें याद ही है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। फिर लिखने लग गया, पागल हो गया है क्या? मैं यहां से आ जाओ। अब सबसेक्शन 1 यहां से शुरू करेंगे अपन इसको, 6 का सबसेक्शन 1। करंट में भी ये बात बोली थी, कैपिटल में भी बोलूंगा। कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अलाउड है तो तभी आप उसे जब ऑथोराइज पर्सन के थ्रू करोगे। ये बात उधर भी बोली, बिना ऑथोराइज पर्सन के तो अलाउड वाला ट्रांजैक्शन भी आप कर। भैया आपको बोला गया है कि भैया बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, ऐसा बोला गया है। मान लो अभी पढ़ाया नहीं मैंने तुम्हें क्या अलाउड है, ठीक है। बोला गया है बाहर की शेयर्स खरीद लो, अलाउड है। बाहर की फॉरेन सिक्योरिटी खरीद सकते हो, मतलब बाहर की फॉरेन सिक्योरिटी खरीद सकता हूं। तो कहीं भी चला गया, किसी बंदे से डॉलर वॉलर ले लिए और फॉरेन सिक्योरिटी खरीद ली। सो पूछा कहां से लिए? अरे वो मेरे पास में बढ़िया, डॉलर का रेट तो 82 है, मेरे पास वो था, वो 80 में दे गया मेरे को डॉलर। तो ऐसे एरे गेरे नट्टू खेरे किसी से भी, ब्रोकर से, किसी दलाल से, किसी हवाला एजेंट से, इस तरीके से कहीं से भी खरीद नहीं सकता। खरीदना तो किससे पड़ेगा? डॉलर, ऑथोराइज पर्सन, अलाउड होने के बाद, ठीक है। देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, एनी पर्सन सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम ऑथोराइज पर्सन फॉर एवरी कैपिटल अकाउंट। अलाउड होने की बात हो रही है, अलाउड ही नहीं है तो फिर तो मसला ही खत्म। सेकेंड, आरबीआई के पास पावर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करने के रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है। जो वो बना चुका है, तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। क्या क्या बनाया है इन्होंने? 2 हिस्सों में बांटा है सारे ट्रांजैक्शंस को। वैसे ही ऐसे भी बांट सकते थे कि पीआरआई वाला आरबीआई देख ले, पीआरओआई वाला गवर्नमेंट देख ले, है ना। एसेट वाला आरबीआई देख ले, लाइबिलिटी वाला गवर्नमेंट देख ले, या दोनों ही आरबीआई देख ले। लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं रखा। इन्होंने कैसे रखा है? जब भी बाहर किसी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही होगी, डिबेंचर्स वगैरह की, तो वो ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का। और जब भी नॉन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही होगी, जहां डेब्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो उसमें फिर पूरा खेल किसका चलेगा? आरबीआई। तो इन्होंने ऐसे डेब्ट और नॉन डेब्ट में बांटा है कि जब भी डेब्ट की बात हो रही होगी तो किससे पूछोगे आप? गवर्नमेंट से। और नॉन डेब्ट की बात हो रही होगी तो किससे पूछोगे? आरबीआई से। तो ये चीज यहां पे टिक करते चलना। पढ़ो, आरबीआई इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा एनी क्लास ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। जहां पे किसकी बात हो रही होगी? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स की, कि उसकी लिमिट कितनी होगी और किन कंडीशंस पे आप उन्हें खरीद सकते हो, कौन से करने हैं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, लिमिट कितनी होगी और किन कंडीशंस पे आप उन्हें कर सकते हो। ये सब रूल्स कौन बनाएगा? आरबीआई। अगर वो किससे बिलोंग करते हैं? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। किससे बिलोंग करते हैं? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। अब ऐसी एक और बात नीचे भी लिखी हुई होगी,
अभी रुक जाना, मैं लाइन से नहीं चलूंगा, ये प्रोवाइडेड वाला बाद में पढ़ूंगा, अब पहले मैं इधर आऊंगा। मैं उल्टा बोल गया क्या? सॉरी, यही है। हाँ, गवर्नमेंट में नॉन डेप्ट है, आरबीआई में डेप्ट है, सही लिखा हुआ है यहाँ। आरबीआई में डेप्ट है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था तुम्हें? सॉरी, उल्टा बोल गया मैं, आरबीआई में ही डेप्ट है। ठीक है, देखो इधर, अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, वहां लिखा हुआ था आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सीजी, यहां लिखा हुआ है सीजी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, और वही तीन बातें लिखी हुई है। कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो? क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस नॉट इन्वॉल्विंग डेप्ट। उधर क्या था? डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। यहां पे क्या है? विच आर परमिसिबल, के कौन से परमिसिबल है, उनकी लिमिट कितनी होगी और क्या क्या कंडीशंस यू हैव टू फुलफिल। सेम वर्ड टू वर्ड वही है, 2 में और 2A में। बीच में मैंने कुछ चीजें छोड़ी अभी, लेकिन पहले मैं लाइन से पैरेलल पढ़ा रहा हूं कि यहां पे 2 में किसकी बात होगी और 2A में किसकी बात होगी। 2 में किसकी बात होगी? डेप्ट इंस्ट्रूमेंट की। 2A में नॉन डेप्ट, इसको गवर्न करेगा आरबीआई, इसको गवर्न करेगा सीजी। इसमें 3 बातें बताएगा ये, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस, लिमिट और कंडीशंस। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस, लिमिट और कंडीशन, तीन चीजें इधर है। सेम वर्ड टू वर्ड यही लिखा हुआ है, समझ गए बराबर? एक बार फिर सुन लो। सबसेक्शन 1 बात करेगा कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। कर ली हमने बात। करने हैं तो किसके थ्रू करने हैं? ऑथोराइज पर्सन के साथ। ये भी 1 में हटा दो, लेकिन बताया नहीं कौन से करने हैं कौन से नहीं। 2 में भी नहीं बताया। 2 में बस इतना बताया कि अगर जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो वो डेप्ट से रिलेटेड है, कर्जे वर्जे से, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, लोन है, कर्जा है, तो उसके लिए किसकी सुनो? आरबीआई की। नॉन डेप्ट है, एसेट वेसेट खरीदनी है, डेप्ट नहीं है, इक्विटी शेयर खरीदने है, ये भी डेप्ट नहीं है, ये डेप्ट नहीं है ना, नॉन डेप्ट है, तो उसके लिए किसकी सुनो? सीजी की। अब इसमें आरबीआई क्या बताएगा? 3 बातें। सीजी भी क्या बताएगा? 3 बातें क्या? क्लास और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस, लिमिट अप टू विच फॉरेन करेंसी कैन बी विड्रॉन, और एनी कंडीशंस विच यू हैव टू फुलफिल। यहां पे भी क्या बताएगा? क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस, लिमिट और फॉरेन करेंसी विच यू हैव टू विड्रॉ, अरे कंडीशन विच यू हैव टू फुलफिल। समझ गए? क्लास, लिमिट, कंडीशन, क्लास, लिमिट, कंडीशन, CLC, 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 क्लास, लिमिट, कंडीशन। डेप्ट है तो आरबीआई, नॉन डेप्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई भी कोई रूल बनाएगा तो पूछेगा किससे? सीजी से। इधर सीजी रूल बनाएगा, पूछेगा किससे? मतलब दोनों विन विन सिचुएशन में आपस में मिलके ही काम करेंगे। बढ़ो आगे। अब जो बीच में छोड़ के आया हूं उसके ऊपर आते हैं। ये किसमें लिखा हुआ है? 2A में। ये किसमें लिखा हुआ है? 2 में। 1 में क्या लिखी हुई थी? पूरी रामायण के कैपिटल अकाउंट होते क्या है और करने किसके थ्रू है? ऑथोराइज पर्सन। अब बीच में कुछ चीजें छोड़िए, यहां तक पढ़ लिया था। अब प्रोवाइडेड, अब ये कि यही बात प्रोवाइडेड वाली उधर भी आएगी, ये सुन लो तुम। ये रूल क्या समय समय पर आते रहे, मैंने पहले भी बताया था, कोई ये एक दिन में लाया गया एक्ट नहीं है। जब जब जैसे जैसे जरूरत पड़ी अमेंडमेंट्स आते गए, और आज तक भी अमेंडमेंट आते हैं। 2019 में एक पूरी लिस्ट उड़ा दी इन्होंने, वो पूरी लिस्ट पढ़ाते थे पहले, फाइनल में आती थी, हमने पढ़ी थी कि ये ट्रांजेक्शन करने, पूरी लिस्ट ही उड़ा दी। अभी आएगा कि सबसेक्शन 3 नॉट एप्लीकेबल 2019। तो इतना डायनेमिक लॉ है कि बार बार इसमें चेंजेस आते रहते हैं। क्योंकि अभी कुछ लगता है ना फॉरेन एक्सचेंज में कुछ हलचल हुई, उस दिन बताया वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के इशू हो गया, तो बोल दिया अब इस काम के लिए फॉरेन एक्सचेंज देंगे नहीं तुम्हें, तुम्हारी एसेस अब दो तुम फॉरेन कंपनी को प्रिंट मीडिया में ऐड दो, तुम देंगे नहीं तुम्हें फॉरेन प्रिंट मीडिया में ऐड ही नहीं रहने देंगे। कोई मसला हुआ किसी देश के साथ, तुम्हारा टीवी चैनल का सब्सक्रिप्शन उड़ा देंगे हम। अब तुम्हें कोई भी यहां पे नेटफ्लिक्स पे कोई भी वेब सीरीज दिखानी है, कोई भी पाकिस्तान का कोई सीरियल दिखाना है, कुछ ऐसा करना है, पहले परमिशन लो। तो जहां कुछ होता है ना, तो फॉरेन एक्सचेंज एक्ट में सबसे पहले अमेंडमेंट आता है, क्योंकि वो देश के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज के लिए यही एक्ट है बस इंडिया में, तो इसमें बहुत वाइड सर्कुलर्स आते रहते हैं। सुनो, हो सकता है मैं अभी तुम्हें फरवरी में पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा पेपर नवंबर में होगा, तब तक और भी कुछ चीज इसमें ऐड या लेस हो जाए, जो भी कुछ ऐसी हलचल हो गई कुछ, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं कि कोई भी फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन तुम नॉर्थ कोरिया के साथ नहीं कर सकते। अरे करंट अकाउंट के कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नीचे आएगा, ठीक है। अब कुछ हुआ होगा नॉर्थ कोरिया में, तो कोने में सर्च वर्च करूंगा कभी कि ऐसा क्या हुआ था कि नॉर्थ कोरिया को इन्होंने ब्लॉक कर दिया।
किम जोंग उंग तो वो तो है ही, ठीक है, लेकिन उसके साथ अपना कोई इतना मसला थोड़ी है जितना उसका अमेरिका के साथ है, ठीक है। अमेरिका को तो क्या बोला था उसने डोनाल्ड ट्रंप को, याद है तुम्हें, कि मैं एक हाथ में रिमोट लेके चलता हूँ, ज्यादा बोलोगे दबा दूंगा, तुम्हारा पूरा अमेरिका उड़ जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ी मिलिट्री है मेरी, ठीक है। तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था फिर उस टाइम पे कि हाँ ठीक है मेरे पास 2 है ऐसे रिमोट, ठीक है। तो अपने साथ तो इतना कुछ ऐसा मसला है नहीं कोरिया वोरिया का, लेकिन फिर भी इसमें दे रखा है, कोरिया को पूरा ब्लॉक कर रखा है, तो होगा रीजन कुछ। चलो खैर मुद्दे पे आते हैं। अब ये बातें क्यों कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ, सुनो। तो ये एक्ट बहुत डायनेमिक एक्ट है, समय समय पे इसके सर्कुलर्स आते रहते हैं। तो जब ये सारी लिमिट ये लोग लगा रहे थे कि ये रूल बनाएंगे ये करेंगे, तो किसी ने इनसे पूछा कि भाई साहब जिन लोगों ने पहले से कोई लोन वोन ले रखा है उसकी रीपेमेंट करनी है, और आज तुम डॉलर देने से मना कर दोगे, या किसी का पूरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में उसे पैसा वैसा भेजना पड़ता है, एसेट वैसेट बार बार खरीदनी पड़ती है, और तुम रूल आज बना रहे हो, तो ये तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चलेगा, ठीक है। लेकिन जो लोग पहले कर चुके हैं, लोन ले चुके हैं, अब वो डॉलर चुकाने जाएंगे तो तुम उनको मना थोड़ी कर सकते हो कि नहीं हम तो तुम्हें डॉलर नहीं देंगे क्योंकि हमारे शेड्यूल 1 में नहीं आ रहा, हमारे शेड्यूल 2 में नहीं आ रहा। तो सरकार ने कहा बात तो सही है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन्होंने जब ये शेड्यूल बनाए उसके पहले ही 2 बातें लिख दी कि हम जो भी कुछ रूल वूल फूल वूल बनाएंगे वो 2 चीजों पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर आपका ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है बाहर और उसके लिए आपको पैसे वैसे भेजने पड़ते हैं आपको वो, और अगर आपने कोई लोन ले रखा है उसकी किस्तें चुकानी है वो आपकी जितनी हो उतनी चुकाओ, उस पर ना 2 लाख की लिमिट, ना 2.5 लाख की लिमिट, ना 5 लाख की लिमिट, ना 15 लाख की लिमिट, क्योंकि कर्जा चुकाना पड़ेगा। अभी मुझे मजा आ जाएगा, ठीक है, मैं स्टेट बैंक ऑफ न्यूयॉर्क से लोन चल रहा है मेरा, हर महीने 5 लाख की किस्त जाती है मेरी, $5 लाख की, और उन्होंने बोला भाई तुमने भेजे नहीं 2.5 भेजे। अरे वो 2.5 निकाल सकता हूं मैं एक्चुअली, हमारे देश में क्या कानून है कि हम सिर्फ 2.5 लाख ही निकाल सकते हैं, तो आपको क्या मैं 2.5 करके दूंगा, ठीक है, और कुछ हो तो मोदी जी से बात कर लो, ठीक है। तो बोलेंगे ये बढ़िया यार, ठीक है, तो मैं तो बच गया। तो इन्होंने भाई बोला कि अगर आपने कोई लोन वोन ले रखा है तो वो किस्तें तो आपको चुकानी ही पड़ेगी, उसके ऊपर ये सब एप्लीकेबल, और अगर आपका कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है बाहर और उसके लिए आपको कुछ पैसे वैसे भेजने पड़ते हैं एक स्कीम के तहत पहले से, तो वो भी आप भेज सकते हो, उसके ऊपर कोई लिमिट एप्लीकेबल। ये इसको टिक करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड रिजर्व बैंक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट इम्पोज एनी रेस्ट्रिक्शन, हम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे अगर आप फॉरेन एक्सचेंज निकालोगे, किसके लिए, फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन नंबर 1 और फॉर डेप्रीसिएशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नंबर 2 इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ। ये डेप्रीसिएशन की जगह कोई ढंग का वर्ड लिख सकता था पागल का बच्चा, डेप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम होता है, उसके लिए क्या मैं फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो कोई भी अमाउंट हमें वहां पे करना हो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो हम लोग उन दोनों के लिए पे कर सकते हैं, उसके ऊपर आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए। ये 2 चीज याद रखोगे आप, फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, और ये डेप्रीसिएशन की जगह तुम लिखोगे फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब मेरा 15 साल से इंग्लैंड में बिजनेस है, इसमें बोला अमीन मनूस, ठीक है। अब मेरा 15 साल से इंग्लैंड में बिजनेस है, अब वहां पे मशीनें पुरानी हो गई मशीनें पुरानी हो गई, $15 लाख की एक मशीन आएगी, फोन आया वहां से कि भाई साहब प्रोडक्शन बंद पड़ा है मशीन भेजो। मैं कहा $15 लाख तो यार यहाँ तो 2.5 लाख ही निकालने देते हैं। सही, आप बार बार 2.5 लाख क्यों बोल रहे हो, तो करंट में थी ना, कैपिटल में भी 2.5 है, अभी पढ़ाऊंगा। कैपिटल में ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, जितना निकालना हो निकालो, कैपिटल में भी कितनी लिमिट है, 2.5 है। तो उन्होंने कहा भाई साहब मशीन खराब हो गई है, डॉलर भेजो मैंने कहा यार पैसे तो है मेरे पास, 5-10 करोड़ है, डॉलर में कन्वर्ट भी कर दूंगा, लेकिन डॉलर अलाउ नहीं कर रहे वहां भेजना, तो मेरा क्या काम बंद रहेगा, जस्ट बिकॉज कि आपने रूल आज बनाए हैं। मेरी इंडस्ट्री तो 15 साल से चल रही है वहां, आपका तो फेमा कब आया है, 2000 में आया है, रूल वूल आपने कब बनाया, 2015 में, 2012 में। सब चीज का ध्यान रखते हैं। तो बोला अगर आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई काम चल रहा है और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मशीन इन्वेस्टमेंट होती है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा वहां पे, मेरे को लोन का रीपेमेंट करना है, लायबिलिटी को ऑल्टर करेगा,
मशीन भेजूंगा, एसेट को अल्टर करेगा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, लेकिन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन तभी कर सकता हूं जब आपसे पूछूं। तब आपसे पूछूं ये छोटी छोटी चीजें, तो बोला मत पूछो। ब्लैंकेट अप्रूवल दे दी। क्या दे दी? ये दो चीजों के लिए कोई पूछने ताछने की जरूरत नहीं। अच्छे से याद रखोगे आप। पहले आपको ये समझ में आ रहा है ये दोनों चीजें कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि लोन चुकाऊंगा तो किसको अल्टर करेगा? लायबिलिटी को। बाहर मशीन भेजूंगा, मैं कौन हूं? पीआरआई। पीआरआई की चीज कहां अल्टर हो रही है? तो वो क्या है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन डायरेक्टली अलाउड, लेकिन प्रोवाइडेड करके इन्होंने अलाउ कर दिया। क्लियर? आगे ये काट दो। आरबीआई नोटिफिकेशन देगा तो दे तो दिए, अब लिखने की क्या जरूरत है? ठीक है, यहां पे बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, काटो इसको, दे दिए। और ये मैं तुम्हें बता रहा था, ये थर्ड में लिस्ट थी कि 15 अक्टूबर 2019 के पहले ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन थे जो आरबीआई ने अलाउ कर रखे थे। कुछ मेरे को जहां तक आइडिया है 15 ट्रांजैक्शंस थे जो डायरेक्टली अलाउड थे। पूरी के पूरी लिस्ट ही क्या कर दी? डिलीटेड। कब? 15 अक्टूबर 2019। क्या हुआ था इस दिन? ऐसा क्या हुआ था? किसी का बर्थडे आता है 15 अक्टूबर 2019 को। क्या हुआ था ऐसा? क्या हुआ होगा ऐसा? ठीक है, अभी ये सोचने बैठे ना अपन तो पागल हो जाए। ठीक है, कि इन पूरी लिस्ट हटा दी इन्होंने। अलाउड थे सारे ट्रांजैक्शन, बोला नहीं अब से अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे डायनेमिक लॉ है ये। इकोनॉमी में कुछ भी हलचल होती है ना तो चेंजेस किस में आ जाते हैं? फेमा में आ जाते हैं। सबसे ज्यादा डायनेमिक वैसे जीएसटी है, क्योंकि ठीक है रोजाना अपन लोग बिजनेस में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कुछ एग्जेम्प्ट हो गया, कुछ टैक्सेबल हो गया, कुछ एग्जेम्प्ट हो गया, कुछ टैक्सेबल हो गया। और उसके बाद ये है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शंस फ्रीक्वेंटली होते हैं, और जहां किसी कंट्री के साथ हमारे कुछ भी इश्यूज होते हैं तो उसका प्रभाव आपको फेमा पे जरूर देखने को मिलेगा। चलो थर्ड कल देखते हैं बाकी। धन्यवाद।